हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज हम डिस्कस करेंगे कोड फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा। और पहले जो एक वीडियो मैंने बनाया था, जो तीसरा वीडियो था, उस वीडियो में हमने कोड फर्स्ट का बेसिक एग्जांपल देखा था। ठीक है, और उसके लिए मैंने एक बेसिक कोड पहले से तैयार रखा है। इसमें आगे हम कुछ और देखना चाहते हैं, जैसे अगर हम डेटा खुद सीड करना चाहें एप्लीकेशन के थ्रू ही, जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो तभी डेटा सीड हो जाए और वही डेटा हमें डिस्प्ले हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अभी तक तो हम वहां जाते हैं अपने SQL सर्वर पे और यहाँ पर जाकर के क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। और जैसे ये टेबल है स्टूडेंट डेटा, और इसमें हम जो कॉलम्स हैं उनको फिल करते हैं। इंसर्ट वैल्यू करके जो इंसर्ट क्वेरी होती है उसका इस्तेमाल करके हम std नेम, std एड्रेस और जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख पाते थे। उसके अलावा एक चीज और है। एक तो डेटा फीड करने की बात हो गई कि ऑटोमेटिकली डेटा हमारा एप्लीकेशन कैसे फीड कर दे हमारे लिए स्टार्टअप पे ही, ताकि हम डेटा देख पाए। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक एक्सेप्शन आती है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करना बहुत जरूरी है। और वो एक्सेप्शन क्या है, जैसे आपने ये स्टार्ट में आपने ये स्टूडेंट डेटा नाम का एक एंटिटी बना रखी है, एक क्लास बना रखी है जिसके अगेंस्ट एक एंटिटी बनेगी। स्टूडेंट आईडी को मैंने की बना रखा है सो दैट ये प्राइमरी की बन जाए। ठीक है, मैंने पहले से ही एप्लीकेशन एक लिख रखा है, इसके बारे में मैं बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ठीक उतना ही है जितना कि कोड फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था, तो उसको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। मैंने वहां तक इस एप्लीकेशन को बनाकर रखा है जहां तक उस एग्जाम्पल में, उस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। उसके आगे की जो चीज है कि अगर इसमें कोई चेंज होता है, हमारे स्कीमा में कोई चेंज होता है, यानी हमारी जो एंटिटी है, जो एंटिटी हम बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने क्लास लिखी है, उस क्लास में अगर कोई चेंज होता है, कोई नया एट्रीब्यूट अगर हम ऐड कर देते हैं, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग, यहां पर हम ऐड कर देते हैं फादर्स नेम, और यहां पर हमने से गेट और सेट दे दिया। ठीक है, अभी तक हमारे पास जो कॉलम्स हैं उसमें फादर नेम तो यहां पर है। मैं यहां पर फादर नेम हटा देता हूं, एक्चुअली वो पहले से बना रखा था, तो मैं इस पे सपोज हटा देता हूं फादर नेम। ठीक है, फादर नेम हटा दिया। अब ये कोर्स है हमारे पास, अब सिर्फ 4 कॉलम है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और कोर्स। अब हम क्या करते हैं, इसे डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं। वेब फॉर्म भी मेरे पास है, ठीक वैसे ही सारी चीजें मैंने कर रखी हैं। ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स बनाया, उसको कॉन्फ़िगर किया जैसे कि कोड फर्स्ट में मैंने किया था। आप चाहें तो पुराना वीडियो, जो वीडियो नंबर 3 था जिसमें मैंने कोड फर्स्ट का एग्जांपल दिया था, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां आते हैं, इसको बिल्ड करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक एक्सेप्शन आ गई। ये एक्सेप्शन क्या कहती है, द मॉडल बैकिंग द स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज्ड सिंस द डेटाबेस वाज क्रिएटेड। मतलब जब पिछली बार ये डेटाबेस क्रिएट हुआ था उसके बाद से अभी इसमें कुछ चेंज आ चुके हैं, इसलिए इस डेटाबेस पे, इस टेबल पे कोई ऑपरेशन मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक्सेप्शन आती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्यों आती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो कोड फर्स्ट मॉडल के थ्रू, तो ये डेटाबेस तो क्रिएट हो जाता है, जैसे माई टेस्ट डीबी है, ये क्रिएट हो गया और इसमें एक टेबल भी क्रिएट हो जाती है, जो टेबल आपने क्रिएट की है, स्टूडेंट डेटा। उसके अलावा एक माइग्रेशन हिस्ट्री, ये एक टेबल और बनती है। अगर इस टेबल को मैं क्वेरी करके देखूं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माइग्रेशन हिस्ट्री, अंडरस्कोर है, डबल अंडरस्कोर माइग्रेशन, पूरा ही लिखना पड़ेगा। आई थिंक कि वो डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है। यूज माई टेस्ट डीबी, अब यहां पर हम आते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo डॉट माइग्रेशन हिस्ट्री,
और अब ये चलाकर देखते हैं माइग्रेशन हिस्ट्री में कौन कौन से कॉलम्स हैं। अगर आप देखें तो माइग्रेशन हिस्ट्री की जो कॉलम है इसमें आपको स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट की दिखाई दे रही है। इसी के बेसिस पे ये स्टूडेंट डेटा क्लास ये जनरेट हुई थी और इसके अंदर ये हैश वैल्यू एक कैलकुलेट होती है जब पहली बार ये डेटाबेस टेबल क्रिएट करता है। और वो हैश वैल्यू कैसे क्रिएट होती है? इन डेटाबेस कॉलम्स के नेम, उसके साइज, इनके बेसिस पे क्रिएट होती है। जैसे ही आप कोई नया डेटाबेस कॉलम ऐड करते हो या कोई डेटाबेस कॉलम हटाते हो तो होता क्या है कि ये हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। ये हैश वैल्यू आपका एप्लीकेशन कैलकुलेट करता है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये कैलकुलेट करता है और डेटाबेस में जाकर के ये चेक करता है कि क्या हैश वैल्यू यहां पे माइग्रेशन हिस्ट्री में इस टेबल के लिए, जिस टेबल पे मैं क्वेरी कर रहा हूं, उस टेबल के लिए क्या ये जो हैश वैल्यू है वो बराबर है, वही है, उतनी ही है जितनी मैंने कैलकुलेट की है। तो ऑब्वियसली अगर आपने कोई कॉलम हटाया होगा या कोई कॉलम ऐड किया होगा देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि ये हैश वैल्यू अलग हो जाएगी। और उसी कंडीशन में ये वो एक्सेप्शन थ्रो करता है जो मैंने अभी आपको दिखाई। ठीक है, तो अब देखते हैं उस एक्सेप्शन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें एक नया आइटम ऐड करेंगे। एक फाइल होती है ग्लोबल एप्लीकेशन फाइल, global.asax। इसके बारे में मैं नहीं बताने जा रहा। इफ यू आर अ .NET डेवलपर, ASP.NET डेवलपर, देन आपको ये फाइल के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है देन यू कैन गूगल इट। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाइए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो global.asax के बारे में एक बेसिक चीज बता देता हूं। ये पूरी तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट आपके एप्लीकेशन के लिए इनिशियलाइज कर देता है। जैसे अगर सभी यूजर्स को एक इंफॉर्मेशन देनी है कि मेरी वेबसाइट 2-4 दिनों तक अवेलेबल नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसी global.asax फाइल में इसके थ्रू ही मैं वो इंफॉर्मेशन पब्लिक कर सकता हूं और जितने भी एप्लीकेशन को यूज करने वाले मेरे क्लाइंट्स होंगे उन्हें वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी तरीके से एक सेशन की भी होती है। अगर आप देखोगे तो सेशन की भी एक फाइल होती है। ठीक है, तो उस सेशन की फाइल में भी यहां मुझे दिख नहीं रही है, होती है एक फाइल सेशन करके होती है। तो उस सेशन में एक पर्टिकुलर यूजर के सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। जब तक आप उस सेशन में हो, एक यूजर के स्पेसिफिक जो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने हैं, उसके सेशन को मेंटेन रखना है, वो फाइल वहां पे यूज की जाती है। और ग्लोबल ASAX फाइल जो कि जितने भी मेरे एप्लीकेशंस हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उन सब के लिए यूज होगी। ठीक है, इस फाइल को मैं ऐड करता हूं और यहां पर सबसे पहला काम आप ये करेंगे, यूजिंग system.data.entity। इस नेम स्पेस को, इस नेम स्पेस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इस नेम स्पेस को इंक्लूड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है इस नेम स्पेस के अंदर आप बना सकते हो, ये क्लास होती है और इसके अंदर एक फंक्शन होता है सेट इनिशियलाइजर। ये फंक्शन आपको कॉल करना है और इसमें आपको एक नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है और उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है न्यू ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस इफ मॉडल चेंजेस। ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस इफ मॉडल चेंजेस। आप यहां पर आइए और किससे होना चाहिए इनहेरिटेड? ये स्टूडेंट डेटा डीबी कॉन्टेक्स्ट। आप डीबी कॉन्टेक्स्ट दोगे। ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ही दोगे, क्लास दोगे, क्योंकि वो आपकी इनहेरिटेड होती है, आपके सारे काम करती है डेटाबेस से रिलेटेड। और यहां पे सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस जब भी मैं इनिशियलाइज करूंगा तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है कि ड्रॉप करो और क्रिएट करो डेटाबेस को अगर मैं मॉडल यानी कि जो मेरा एंटिटी है उसको मैं किसी भी प्रकार से चेंज करता हूं, किसी भी तरह से चेंज करता हूं, देन इन दैट केस आप नया डेटाबेस क्रिएट कर दो। इसने यहां पर स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न का यूज किया है। आप जाकर के देख सकते हैं स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न क्या होता है। आप में से बहुतों को पता भी होगा स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न का मतलब क्या होता है। अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो डिजाइन पैटर्न्स अच्छी चीजें हैं, यू कैन गो और कोई भी अच्छी बुक उठाइए, आप उससे पढ़ सकते हैं।
आई विल ट्राई कि मैं डेटा जो डिजाइन पैटर्न्स हैं इस पर भी कोई प्लेलिस्ट बनाऊं जल्दी ही, एंड आई होप कि जैसे ही मैं ये एंटिटी फ्रेमवर्क खत्म कर दूंगा उसके बाद मैं उसी पर आऊंगा। ठीक है, तो ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस इफ मॉडल चेंजेस, मैंने ये स्ट्रेटजी इसे दे दी। अब इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ये क्या करेगा, अगर मेरा डेटाबेस है, एग्जिस्ट करता है, तो उसे उड़ा देगा और नया डेटाबेस बना देगा। ठीक है, अब ये एरर यहां पर नहीं आनी चाहिए। हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक एक्सेप्शन आ सकती है, वो इसलिए आ सकती है क्योंकि हमने अपना डेटाबेस अभी यूज में छोड़ा हुआ है, अभी वो डेटाबेस यूज हो रहा है, उसको मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहां पर फिर से एक एक्सेप्शन आपको मिल सकती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन आ गई। इसने क्या कहा, कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस माई टेस्ट डीबी, मैं यही टेस्ट डीबी बना रहा हूं। इसने क्या कहा, बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज, क्योंकि ये करेंटली यूज में है। ठीक है, यानी हमें उसे क्लोज करना होगा। तो क्लोज करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम इस डेटाबेस से बाहर निकल जाते हैं। अभी मैं माई टेस्ट डीबी यूज कर रहा हूं, मैं किसी और डेटाबेस में चला जाता हूं। जैसे टेस्ट डीबी एक ऑलरेडी एक डेटाबेस है इसके पास, यहां अगर आप नीचे देखें तो टेस्ट डीबी एक और डेटाबेस है, मैं इसमें चला जाता हूं, सो दैट मैं इस माई टेस्ट डीबी को अपने इस क्योरी का जो एडिटर है उससे फ्री कर दूं। ये क्योरी एडिटर ही इस माई टेस्ट डेटाबेस को लॉक किए बैठा था। तो मैंने जैसे ही यूज टेस्ट डीबी किया, वैसे ही क्या होगा, अब वो डेटाबेस यूज से हट गया, उसके ऊपर जो लॉक लगा था वो भी हट गया, और अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और मेरा डेटाबेस अपडेट हो जाना चाहिए। यहां पे वही वेब फॉर्म डॉट ASPX रख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर कोई एरर नहीं आई, डेटा वहां पर है नहीं, इसलिए यहां पर कोई डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ, अदरवाइज यहां डेटा डिस्प्ले होता। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा टेबल बना और वो सारे कॉलम्स आए या नहीं, वो जो कॉलम था फादर्स नेम का वो हटा या नहीं। तो सब कुछ आप एक्सपैंड कीजिए दोबारा और टेबल्स में देखिए। अब टेबल्स में आकर अगर आप देखें स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट डेटा टेबल में, तो यहां पर अब आपको वो कॉलम नहीं मिलेगा, यानी आपका स्कीमा इजीली चेंज हो गया। ठीक है, ये तो रहा डेटाबेस को कैसे हैंडल करेंगे। अगर पहले से बना हुआ है, कोई एक्सेप्शन आती है, कोई मॉडल चेंज होता है, तो आप क्या कोड लिखोगे, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने डेटाबेस टेबल में, तो हमें क्या करना होगा। तो आइए एक क्लास और इसमें ऐड करते हैं। उस क्लास का नाम होगा स्टूडेंट डेटा सीडर। मैंने ये क्लास बना दी। यहां पर फिर वैसे ही यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, यहां पर आते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको हम इनहेरिट कर लेते हैं ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस इफ मॉडल चेंजेस से, और स्टूडेंट डेटा डीबी कॉन्टेक्स्ट, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट इस क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। एक जेनरिक क्लास हमने बनाई ड्रॉप क्रिएट डेटाबेस इफ मॉडल चेंजेस, और इससे हमने अपनी क्लास को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, अब इस स्टूडेंट डेटा सीडर के अंदर एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हमें ओवरराइड करना है। ठीक है, उस फंक्शन को ओवरराइड करने का मतलब है कि वो फंक्शन हमारी जो बेस क्लास है उसके अंदर तो होता ही है, लेकिन उसे अब हमें अपनी क्लास के लिए यानी स्टूडेंट डेटा सीडर के लिए यूज करना है। तो देखते हैं वो फंक्शन कौन सा होता है। जैसे ही आप ओवरराइड लिखेंगे वैसे ही आपको वो फंक्शन दिख जाएगा, सीड। फंक्शन का नाम है सीड। आपको कुछ नहीं करना। अब यहां पर आप स्टूडेंट जो डेटा है उसके दो ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। st1 इज इक्वल टू न्यू
स्टूडेंट डेटा, और इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं लगे हाथों। यहाँ आते हैं और कौन कौन से कॉलम नेम है, एसटीडी एड्रेस है तो एड्रेस में कुछ एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गोल्ड स्ट्रीट एड्रेस में। यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम, इसका नाम रख दिया जॉन वर्कर। इसके बाद क्या है, कोर्स, कोर्स में लिख दिया म्यूजिक। ठीक है, ये म्यूजिक का कोर्स कर रहे हैं। दूसरा आते हैं स्टूडेंट डेटा st2 बनाते हैं हम, और यहां पर हम गोल्ड स्ट्रीट की बजाय ओल्ड स्ट्रीट थोड़ा कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं मैरी लूकस। देन यहां पर हम कर देते हैं, ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब मुझे ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों स्टूडेंट डेटा नाम के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं मैंने, इन्हें अब ऐड करना होगा। आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें सीड मेथड में ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट ये पास हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट से मैंने इसको इनहेरिट किया है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट पास हो गया है। और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इस कॉन्टेक्स्ट के जरिए ही आप डेटाबेस में डेटा को अपडेट कर सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हो, यहां पर st1 सॉरी नॉट st1 कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक सेट था, उस सेट का नाम क्या था, स्टूडेंट्स नाम था उसका। ठीक है, अगर आप यहां जाओगे, गो टू डेफिनेशन में जाओ, और यहां पर अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स नाम की एक लिस्ट मैंने क्रिएट की थी। डेबी सेट बेसिकली सेट होता है रिकॉर्ड्स का, उसको लिया था। और यहां पर अगर आप आओगे तो यहां ऐड मेथड कॉल कर सकते हो, और यहां पर st1 एंड सिमिलरली कंट्रोल C कंट्रोल V, यहां पर st2 भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने चाहो उतने रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। अब इसमें हमें कहीं से किसी चीज को कॉल नहीं करना, इट्स ऑल हैंडल्ड बाय द एंटिटी फ्रेमवर्क। ये सब कुछ एंटिटी फ्रेमवर्क अब हैंडल कर लेगा। तो देखते हैं कैसे करेगा ये। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, आ जाते हैं इस पे वेब फॉर्म पे, एंड देन इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, डेटाबेस में हमें देखना होगा, यूज माई टेस्ट DB, एंड देन उसके बाद सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। टेबल का नाम है स्टूडेंट डेटास, तो यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट डेटास। यहाँ पर स्टूडेंट डेटा इसको मिला नहीं, बिकॉज हमने डेटाबेस को रिक्रिएट नहीं किया। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोर्स को भी एक बार हम कॉन्फ़िगर कर दें दोबारा। डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन को ही कॉन्फ़िगर करना है, आपको यही कॉन्फ़िगर करना है, एंड देन दोबारा आपको ग्रिड व्यू को अपडेट भी करना है। ग्रिड व्यू भी अपडेट नहीं हुआ था, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स थी। और उसके अलावा एक काम और करना है हमें, जो global.asax है, यहाँ पर आपको अब इनिशियलाइजर में आपको ये ड्रॉप न्यू डेटाबेस मॉडल नहीं करना है। आपको अब आपके पास एक क्लास ऑलरेडी है जो कि इसी क्लास से इनहेरिट थी, उसका नाम क्या लिखा है हमने, स्टूडेंट डेटा सीडर। ठीक है, और इसे हम बंद कर देते हैं। अब waveform.aspx पे जाते हैं और अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेटा इसमें आया या नहीं। लेट अस सी, यहाँ पर
स्टूडेंट डेटाज, ये यहाँ पर अपडेट नहीं कर पा रहा है और मुझे हो सकता है इसे डिलीट ही करना पड़े MyTestDB को। सो जस्ट डिलीट इट। ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये यूज में है। पहले हम इसको किसी और डेटाबेस को पॉइंट करा देते हैं, यूज TestDB, एंड देन इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, बिकॉज सीडर के साथ वो चीज काम नहीं कर रही है। अब ये डिलीट हो जाना चाहिए, थोड़ा स्लो है। इज इन यूज, सो मे बी मेरा एप्लीकेशन अभी चल रहा हो। यस, इसीलिए वो डिलीट नहीं कर रहा। तो अब इसे दोबारा डिलीट करते हैं। यस, अब वो डिलीट हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब सीधे इसे दोबारा चला देंगे अपने कोड फर्स्ट को। अब इस केस में इसे डेटा आसानी से फिल कर देना चाहिए और हमें डिस्प्ले भी कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों स्टूडेंट्स जो मैंने ऐड किए थे, जॉन पर्कर और मैरी लूकस, ये दोनों ऐड हो गए और इन दोनों का डेटा यहाँ डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो विथ सीडर हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि ये किस तरीके से अगर हम सीडर बना देते हैं और उसके बाद जब हम डेटाबेस को ड्रॉप या क्रिएट करने जाते हैं तो उसके लिए क्या चेंजेस करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चेंजेस करने होंगे जिसकी वजह से ये अभी चल नहीं रहा। अगर मैं इसको डेटा सीडर के साथ दे देता हूँ, देन इन दैट केस ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो मुझे हो सकता है कि इनिशलाइज करने के अलावा डेटा सीडर को ना इनिशलाइज करके वही इनिशलाइज करना हो और डेटा सीडर को अलग से कॉल करना हो। सो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, अभी के लिए आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया कि अगर डेटाबेस ड्रॉप करना हो, रिक्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे और किस तरीके से हम अपना डेटा अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये हिंदी में वीडियोस हैं और कुछ दिनों बाद मैं यही सेम वीडियोस मैं इंग्लिश में भी डालूंगा इन्हीं टॉपिक्स पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।